नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 5 जुलाई और 5 जुलाई को दोस्तों आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में आपके 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि 100% रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। जैसा कि प्रश्नों से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जैसा ही हमने जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताते हैं वही एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके एग्जाम में हूबहू कल यानी कि नेक्स्ट डे के शिफ्टों में देखने को मिलता है। यानी कि आज हम अगर फर्स्ट शिफ्ट में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएं तो आपका सेकंड शिफ्ट में वहाँ से प्रश्न आया है, जिसका पहला उदाहरण आपका पहला ही प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है जो कि किसने लिखा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में हमने आपको जब आपका प्रश्न बना था कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी है जिनका पुस्तक है आनंद मठ, उसमें किस विद्रोह का चर्चा किया गया है, तो उसका राइट आंसर आपका सन्यासी विद्रोह था। तो हमने उसी प्रश्न में बताया था आपको कि जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम आपका वही आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ये गीत को गाने में आखिरकार कितना सेकंड का समय लगता है? जिस प्रकार भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, तो उस प्रकार राष्ट्रीय गीत को भी गाने का समय लगता ही होगा ना। तो इसका राइट आंसर आपका 65 सेकंड होगा अगर आपसे पूछा जाएगा तो। इसके अलावा इसका धुन किसने तैयार किया है, किसने बनाया है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये जो गीत है आपका आनंद मठ में, यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी के द्वारा गाया गया है, इस बात को भी याद रखना है। साथ में जो आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है और भारत का राष्ट्रीय गान है राष्ट्रगान जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत है जो वंदे मातरम, उसको संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और जन गण मन जो है भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसके लेखक कौन है, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और जन गण मन पहली बार कब गाया गया था भाई, तो जन गण मन पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में। इसके अलावा राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था, तो इसको गाया गया था 1896 में। यह आपका अधिवेशन था। ठीक है, ये भी आपका कोलकाता का ही अधिवेशन था, उसमें गाया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक आपका आता है सारे जहां से अच्छा जो गीत है वो उसको किसने लिखा है, तो इसको कवि मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। इसे ताराना हिंद के नाम से भी जाना जाता है और ये जो आपका है उर्दू कविता की गजल शैली में लिखा गया है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एसएससी फेज 12, एसएससी सीपीयू और सीएचएसएल का जो ऑनगोइंग एग्जाम चल रहा है। अगर उन सभी का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तो आप ले सकते हैं। साथ में आपको 10 टॉपिक वाइज पीडीएफ फ्री दिया जाएगा, जिसका डेमो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको मात्र 49 रुपये में दिया जा रहा है। 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर आपको संपर्क करना होगा इस पीडीएफ के लिए, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सीएचएसएल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आज का जो सेकंड प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया है, ये प्रश्न आपका आया था। तो इसका राइट आंसर आपका 26 जनवरी 1949 होगा। ठीक है, जो आपका भारत का संविधान है वो आपका बनकर तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950 को ही। इसके अलावा ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके पीछे एक कहानी है जो कि आप लोग को मालूम होगा। 26 जनवरी के दिन को यादगार दिन बनाना था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा होगा। इसके अलावा संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि आपके अस्थायी अध्यक्ष है। अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके अलावा संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, इसको भी याद रखिएगा। जिस प्रकार आपका भारत के राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को, उसी प्रकार आपका राष्ट्रीय ध्वज को आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपका ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा जिला है सबसे कम साक्षर जिला है। सबसे कम पूछा गया था, अभी लगता है फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था सबसे ज़्यादा वाला, अभी पूछा गया सबसे कम वाला। तो राइट आंसर आपका अलीराजपुर होगा, जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वाला पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा आपका शेरछिप है, शेरछिप जिला है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है भाई, तो ये पड़ता आपका है मिजोरम में, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार देश का साक्षरता
साक्षरता दर आपका 74.04% है, पुरुषों का 82.14% है, महिलाओं की साक्षरता दर 65.146% है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का है 93.91% है। सबसे कम साक्षरता आपका बिहार का है, जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया था कि दो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य का नाम बताना था, तो एक तो आपका बिहार 63.8%, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश, वहाँ का साक्षरता दर 69% है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा मिजोरम का सिरचिप भारत का सबसे अधिक साक्षर है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर है। और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो इसमें आपका लक्षद्वीप आता है, जहाँ का साक्षरता दर 91.85% है। वहाँ का साक्षरता दर सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में। वहीं पर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे कम साक्षरता दादर नगर हवेली का है 76.24%। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठुमरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ था। राज्य नहीं पूछा गया था, आपसे में भी पूछा गया था ठुमरी का जो उत्पत्ति है किस शास्त्र, ठुमरी जो है आपका किस शास्त्र नेट से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका कथक होगा। कथक भी आपका उत्तर प्रदेश का ही है, ठुमरी भी आपका उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से लखनऊ और बनारस में 18वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इसका असर हीरो, कजरी और दादरा पर होता है। इसके अलावा ठुमरी गायन की एक रोमांटिक कामुक शैली है और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का गीत भी कहा जाता है। इसके अलावा गीत रचना में प्रेम, जुदाई और भक्ति की होती है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, तो ठुमरी के 3 मुख्य घराना है, बनारस घराना है, लखनऊ घराना है, पाटियाला घराना है। इसके अलावा ठुमरी गायिका को याद रखिएगा, बेगम अख्तर है, गौहर खान है, शोभा गुट्टू है, नूर जिसान है और परमा अत्रे है। ठीक है, तो ये जो शोभा जो गुट्टू है इनको ठुमरी का रानी भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च साधारणता है। तो इसका राइट आंसर आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, शुक्र के वायुमंडल में सल्फर युक्त यौगिक के ऑक्सीकरण की मूल सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च साधारणता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह भी है और सबसे चमकीला है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। इसके अलावा विल्ड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह सबसे गर्म भी है। इसके अलावा शुक्र पर पानी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। इसके अलावा बुध, शुक्र, पृथ्वी और जो मंगल है ये 4 ग्रह आपका स्थलीय है। बाकी ये 4 बृहस्पति, शनि, वरुण ये आपका गैसीय है। वरुण शून्य तापमान के मिथन के वलयों से घिरा हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो आपका वरुण इसका राइट आंसर होगा, मिथन वाला पूछेगा। तो अगला है कि निम्न में से कौन सा देश 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो 2026 में एशियाई खेल की मेजबानी करेगा जापान, तो इसका राइट आंसर जापान होगा। खेल का आयोजन जापान के आईची प्रांत और इसका राजधानी शहर नागोया में किया जाएगा। ठीक है, जापान इससे पहले 2 बार कर चुका है, 1958 में किया है, 1994 में किया है, 58 में टोक्यो, 94 में हिरोशिमा। ठीक है, इसके अलावा एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ है, जकार्ता में हुआ है, इंडोनेशिया में। ठीक है, और 2022 का संस्करण आपका चीन में हांगजो में हुआ था। ठीक है, एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से जाना जाता है और हर साल 4 साल में आयोजित होता है। तो 2022 में आयोजित हुआ, इसके बाद 2026 में होगा, फिर 2030 में होगा। अगला है कि पैरा ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक विजेता कृष्णनगर किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका पैरा बैडमिंटन होगा। ठीक है, कृष्णनगर राजस्थान के एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है और उन्हें पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SH6 में विश्व में नंबर 2 स्थान दिया गया था। उन्होंने 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक है जो कि जीता है। इसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की बात करते हैं तो इसमें भारत ने टोटल 19 पदक अपने नाम किया था, जिसमें से 5 पदक स्वर्ण था, 8 आपका रजत था और 6 पदक आपका कांस्य पदक था। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भावना पटेल को। भावना पटेल जो कि दोस्तों आपका टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ये आपका सिल्वर जीती हैं। निषाद कुमार याद रखिएगा और T47 हाई जंप से संबंधित है। अवनी लखेर आपका शूटिंग से संबंधित है, गोल्ड जीती हैं इन्होंने। जो गोल्ड जीता है उसको आप लोग याद कर लेना है। यहाँ पर हम गोल्ड को लाल कलर से यहाँ पर घेर देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर याद कर लेना है क्योंकि आज गोल्ड के बारे में पूछा गया है तो कल भी पूछा जाएगा। 5 गोल्ड जीता गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है देवेंद्र झाझड़िया को, ये आपका जेवलिन थ्रो से संबंधित है। सुंदर सिंह गुर्जर को, ये भी जेवलिन थ्रो से है। योगेश कथुनिया को, ये भी डिस्कस थ्रो से है। सुमित अंतल को याद रखिएगा, गोल्ड जीते हैं और आपका ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। सिंहराज अंदाना को याद रखिएगा, शूटिंग से संबंधित है। मरियप्पन थंगावेलु को T42 जंप से, शरद कुमार भी हाई जंप से, प्रवीण कुमार भी हाई जंप से। अवनी लखेरा को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जीती है शूटिंग में। तो शूटिंग में जीतने वाली ब्रॉन्ज मेडल आपका ये पहली महिला है, अपनी पैरा ओलंपिक महिला है। हरविंदर सिंह को याद रखिएगा, आर्चरी संबंधित है। मनीष नरवाल को याद रखना है, गोल्ड जीते हैं SH1 50 मीटर पिस्टल में। सिंह राज अधाना को याद रखिएगा,
इसके अलावा आपका प्रमोद भगत को याद रखना है, मेन सिंगल बैडमिंटन में गोल्ड जीते हैं। मनोज सरकार मेन सिंगल्स बैडमिंटन में भी गोल्ड ब्रोंज जीता है। शिवराज यतिराज को याद रखिएगा सिल्वर बैडमिंटन में। और आपको कृष्ण नागर को याद क्या रखना है, ये तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा क्योंकि आज पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRS यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आपका कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर आपका हैदराबाद होगा। जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्राथमिक केंद्रों में से एक यह हवाई और उपग्रह स्रोतों से डेटा का प्रबंधन करता है। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो पटना इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा प्रायोगिक खनिज विज्ञान पेट्रोलॉजी का राष्ट्रीय केंद्र पूछेगा तो इलाहाबाद होगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो शिमला इसका राइट आंसर होगा। अगला है गिव प्लास्टिक टेक प्लास्टिक किस राज्य का पहला नहीं पहल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है अनंतनाग, वहाँ के पंचायतों ने ये पहल को है जो कि पहल को शुरू किया था। और इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा देता है तो उसे एक सोने का सिक्का है जो कि पंचायत के द्वारा दिया जाएगा, और दिया भी गया है ऐसा। ठीक है, तो ये पहल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिले इलाही की उपाधि प्राप्त की थी, तो जिले इलाही की उपाधि प्राप्त की थी तो इसका राइट आंसर गयासुद्दीन बलमन होगा। गयासुद्दीन बलमन के द्वारा ही जिले इलाही की उपाधि है जो कि प्राप्त किया गया था। गयासुद्दीन बलमन दिल्ली सल्तनत में एक वंश था, 1265 से 1287 तक शासन किया था। इसके अलावा जिले इलाही का उपाधि मिली थी जिसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बलमन से एक प्रश्न कल भी आया था, लौ एवं रक्त की नीति किसने शुरू किया था, तो लौह रक्त की नीति भी बलमन ने किया था। इसके अलावा तुर्क के चहलगानी की जो समाप्ति था, चहलगानी का जिसे इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था उसे बलमन ने ही खत्म किया था भाई। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। बाकी सिजदा और पेबोस प्रथा का भी शुरुआत बलमन ने ही किया था। ठीक है, और क्या याद रखिएगा मंगोल का आक्रमण का भी मुकाबला भी किया था इसने। ठीक है, अगला है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित आया था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था 16 जुलाई 1856 को किसके प्रयासों से पारित हुआ भाई, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका राइट आंसर होगा। ये अधिनियम है तो इस अधिनियम के नाम से जाना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्रों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बना दिया था 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, वैध बना दिया था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है भारत में। और जब आपका ये अधिनियम पारित हुआ था भाई तो उस समय आपको बता दें कि उस समय आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा अधिनियम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के कारण है जो कि आपका लागू हुआ था। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था पूछा गया था, तो राइट आंसर पोरबंदर होगा। पोरबंदर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और कब हुआ था, तो 1869 में हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। कल पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा जो दिवस है वह किसके जन्म दिवस के याद में मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और महात्मा गांधी का ही जन्म हुआ था इस दिन। इसके अलावा आपका 1917 को याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इसके अलावा 1915 को याद रखिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। 1893 को याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, तो याद रखना है आपको 1980 याद रखना है, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेरा सत्याग्रह हुआ था। 1920 को याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसके अलावा 1930 को याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, दांडी मार्च शुरू हुआ था। ठीक है, 1942 याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया था करो और मरो का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। 1948 को याद रखिएगा, गांधी जी का हत्या कर दिया जाता है 30 जनवरी को, उस दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2010 राष्ट्रमंडल खेल में 55 kg महिला कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो ये इसका राइट आंसर गीता फोगाट होगा। और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली महिला थी, गीता फोगाट। ठीक है, ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए बोलते हैं बार बार आप जो PDF आपको भेजा जाता है वो पढ़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उसमें भी सारे फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं, और जो पेड दिया जाता है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन तो आपको आँख मूंद के भी कर लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है मार्च 2024 तक, ठीक है। तो मार्च 2024 तक आपका नागरिक उड्डयन मंत्री था ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका राइट आंसर होगा। लेकिन वर्तमान में आप लोग को मालूम होगा कि चुनाव हुआ, और चुनाव जब होता है तब आपका जो मंत्रिमंडल होता है वो सभी चेंज होता है। तो देखिए कि केंद्रीय नागरिक जो उड्डयन मंत्रालय था उसका भी मंत्री आपको चेंज हुआ है, और नए मंत्री बने हैं राम मोहन नायडू, जो कि टीडीपी के आपके हैं। टीडीपी एक पार्टी है जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और आंध्र प्रदेश में इसी पार्टी का आपका सरकार है, जहाँ के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो उसको भी याद रखना है। तो नए के बने हैं, तो जून 2024 से याद रखना है कि राम मोहन नायडू आपके यहाँ के क्या बने हैं भाई, तो मंत्री बने हैं, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, हम पहले आपको बताते हैं, ठीक है। ये गलती से ऐड हो गया है, लेकिन याद कर लीजिएगा, क्या पता पूछ दिया जाए, ठीक है। तो 2026 विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगा, तो राइट आंसर फ्लोरिडा होगा, ठीक है। फ्लोरिडा में 10 जनवरी को यह फ्लोरिडा के तलहासी में आयोजित होने जा रहा है, और यह अपलाची क्षेत्रीय पार्क में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। पूछा नहीं गया था, बस यूँ ही ऐड कर दिए, ठीक है। जब आपको पूछे 2026 आया था तो हमें लगा कि 2026 में तो आपका यही होना है, तो हमने आपको यही ऐड कर दिया था, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे तो नहीं कर सकते हैं, बस कुछ और क्वेश्चन है जो कि लैंग्वेज क्लियर नहीं है, उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। एक पूछा गया था मराठी लैंग्वेज डैश फैमिली लैंग्वेज, इस प्रकार करके कुछ आया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था मराठी भाषा से संबंधित, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं है, तो सो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है। इससे वीडियो का रीच बढ़ता है, व्यू ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो और हमें अच्छा लगता है, और जब अच्छा लगता है तो कंटेंट भी बहुत अच्छा देने का मन करता है। तो इस प्रकार आप लोगों को कमेंट करते रहना है। एक क्वेश्चन आपका पब्लिक सेक्टर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड इंडिया से आया था। ऑप्शन दिया गया था, टाटा दिया गया था, भेल दिया गया था, इसके अलावा ऑयल इंडिया दिया गया था, बजाज दिया गया था, ठीक है। बताइएगा इससे क्या आया था, ये भी नहीं मिल पाया है। एक आपका डीपीएसपी से आया था क्वेश्चन, ठीक है। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट बोर्ड नॉट मेंशन्ड आर्टिकल में भी कुछ ऐसा पूछा गया था, जो सॉरी एक आपसे पूछा गया था केवल HCL प्लांट इन रूपनारायण नगर, ठीक है, रूपनारायण नगर। ये पूछा गया था कि ये रूपनारायण जो नगर है वो आपका कौन से राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ये तो हमें भी नहीं मालूम है कि रूपनारायणपुर है। तो आप लोग बताइएगा कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में पड़ता है, वही राज्य में, ठीक है। ये पूछा गया था। बाकी स्टैंडर्ड मेरिडियन का कुछ प्रश्न आया था, इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपका आया था भाई, क्या आया था, एक आपका ओहिरा फोक डांस आया था, ओहिरा, ये भी हमें इसका आंसर नहीं मिला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इसका राइट आंसर होगा ओहिरा का, ठीक है। एक आपका आया था मोनोपोली मेथड से संबंधित कुछ प्रश्न आया था। मोनोपोली मेथड से विच वन इज़ नॉट यूज्ड, ऑप्शन एलिमिनेशन करना था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बताना है क्या आया था भाई। एक आपका आया था येलो क्लाउड आया था, येलो क्लाउड विच प्लानेट, इस प्रकार का भी कोई क्वेश्चन आपको आया है, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है, क्या आया था। बाकी और क्वेश्चन देखें तो एक MS एक्सेल से आया था, फंक्शन यूज टू एड इन MS एक्सेल से करके कुछ आया, तो उसको भी आप लोग को बता ही दीजिएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लगभग सारे प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस तो कर ही लिया है। बाकी जो भी 1-2 प्रश्न होंगे इसमें से ही क्लियर होंगे तो उसको हम आप लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मराठी लैंग्वेज वाला आपका आर्या ऑप्शन में था, इंडो था, चाइना था, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेंगे, PDF में दे देंगे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो उसको आप लोग को जाके ज्वाइन कर लेना है। बाकी अगर ये SSC फेज़ 12 SSC CPO और CHSL का जो ऑन चल रहा है उसका अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो 2 WhatsApp नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।